अमेरिका इजराइल के निशाने पर ईरान का बंकर सिटी। ईरान के सबसे खुफिया मिसाइल कारखाने पर दुश्मन की नजर। लॉन्च से पहले टारगेट है, अब कौन सी चाल चलेंगे ईरान के शेर। ईरान की मिसाइलों को उसकी असली ताकत माना जाता है। इन्हीं मिसाइलों से ईरान ने अमेरिका और इजराइल को गहरे जख्म दिए हैं। यही वजह है कि अब महायुद्ध के इस भयानक पड़ाव पर अमेरिका और इजराइल ने अपनी रणनीति को बदल लिया है। अब ईरान के उस बंकर सिटी को टारगेट किया जा रहा है जिसे ईरान की रियल पावर माना जाता है। ईरान की बंकर सिटी दरअसल पहाड़ों के अंदर बने विशाल सुरंग नेटवर्क हैं, जिन्हें ईरान ने पिछले 2 दशकों में तैयार किया है। इन सुरंगों में बैलिस्टिक मिसाइलें, लॉन्चर और ईंधन तक सुरक्षित रखा जाता है। कई बंकर इतने गहरे हैं कि सामान्य बमों से उन्हें नष्ट करना मुश्किल माना जाता है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इन अंडरग्राउंड ठिकानों के वीडियो भी जारी किए हैं, जिनमें ट्रकों पर लगी मिसाइलें लंबी सुरंगों के अंदर कतार में दिखाई देती हैं। रणनीति साफ है, अगर दुश्मन हवाई हमला करे तो मिसाइलें सुरक्षित रहें और अचानक बाहर निकलकर जवाबी हमला किया जाए। लेकिन अब यही सुरंगें लगातार निगरानी में हैं। I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. You're going to छह दिन से युद्ध, जलने लगे 12 देश। खामनेई का खैबर युद्ध अभी बाकी है। ईरान युद्ध बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। अमेरिका की पनडुब्बी ने हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत IRIS देना को श्रीलंका के पास हमला करके डुबो दिया है। हमले में अब तक 87 ईरानी नौसैनिक मारे गए हैं। दावा किया जा रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिकी नौसेना का किसी भी देश की नौसेना पर सबसे बड़ा और घातक हमला है। इस हमले के बाद ईरान ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका और इजराइल ने सभी रेड लाइन क्रॉस कर दी है और अब ईरान सबसे विनाशक हमले आधुनिक हथियारों से करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के शिमोन पेरेस नेवेक परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे डिमोना के नाम से भी जाना जाता है, उस पर ईरान अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से किसी भी वक्त हमला कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आधी दुनिया विनाश के मुंह में समा सकती है। और अगर ईरान ने इजराइल के परमाणु संयंत्र में धमाका किया तो तत्काल इसका प्रभाव 2 लाख से ज्यादा लोगों पर अकेले इजराइल में पड़ेगा। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के तांडव का सामना कर रहा ईरान कैसे अब ऐसे युद्ध में समा जाता है जहां ईरान के सर्वनाश के साथ साथ मिडल ईस्ट में भीषण तबाही साफ नजर आ रही है। मैं इस वक्त एक बिल्डिंग के नज़दीक हूं। बिल्डिंग के अंदर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरीके की तबाही यहां पे इस मिसाइल अटैक से हुई है। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पे और आप देख सकते हैं ये इर्द गिर्द तबाही है जो यहाँ पे टेल अवीव में हुई है। जो किस तरीके की तबाही हुई है, इन बिल्डिंग्स में सब कुछ तबाह हो गया है और टेल अवीव में ये वो जगह है जहाँ पे इर्द गिर्द काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचा है। ये देख सकते हैं आप क्या हाल है इस वक्त टेल अवीव में, कई जगहों का जहाँ पर मिसाइल्स गिरे हैं और यही हाल हम यहाँ पे काफ़ी जगहों पे देख रहे हैं। 6 दिन में फोड़े 5000 बम, अब फूटेगा परमाणु बम।
पिछले 6 दिन से जारी खूनी युद्ध में ईरान को प्रचंड नुकसान हुआ है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के मिसाइल हमले की क्षमता को 86% तक कम कर दिया है, जबकि ड्रोन हमलों में भी 70% से ज्यादा की कमी आ चुकी है। वहीं ईरान ने भी कतर, सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, बहरीन, जॉर्डन, इराक, साइप्रस और इजराइल पर मुख्य रूप से टारगेटेड हमले किए हैं। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के हमलों के जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत पूरे मध्य पूर्व में भीषण जवाबी कार्रवाई की है। 6 दिन के युद्ध में अभी तक ईरान की जमीन पर किसी भी देश का कब्जा नहीं हुआ है। वहीं इस वक्त पूरे ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमले होते ही जा रहे हैं। दोनों ही ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के लॉन्च पैड को तबाह करने में जुटे हैं। ईरान के कम से कम 130 शहरों पर हमले हो चुके हैं। अब हम आपको इन 6 दिनों के भयानक युद्ध के वार पलटवार के दावे दिखाते हैं। ईरान पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इसराइल यूएस फोर्सेस के साथ मिलके, लेकिन ईरान की तरफ से भी एक तो यूएस की एम्बेसीज हों या फिर यूएस की बेस मिलिट्री बेसिस हों मिडल ईस्ट में, इसी तरीके के हमले किए जाते हैं। वहाँ पे भी काफ़ी तबाही हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि पूरा जो क्षेत्र है मिडल ईस्ट का वो इस जंग की लपेट में आ चुका है और पूरे मिडल ईस्ट में जो है काफ़ी तनाव है और मिडल ईस्ट में काफ़ी जगहों पे एयर स्पेस भी बंद है। ट्रंप को नामंजूर ईरान के नए सुप्रीम लीडर। ट्रंप को अखर गई मोस्तबा की ताजपोशी की खबर। ईरान के नए लीडर पर सुप्रीम संग्राम। ईरान और इजराइल की जमीन धमाकों से धधक रही। इस कोहराम के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी पश्चिम एशिया में नई मुसीबत ला सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के मुताबिक खामेनेई की विरासत के अगले वारिस मोस्तबा उन्हें नामंजूर है। मोस्तबा खामेनेई का सुप्रीम लीडर बनना स्वीकार नहीं है। वे पुरानी कट्टर नीतियों को ही आगे बढ़ाएंगे। ईरान को ऐसा नेता चाहिए जो शांति लाए। अगर गलत नेतृत्व आया तो फिर युद्ध होगा। ईरान के नेतृत्व पर दुनिया की सुरक्षा निर्भर है। यानी ट्रंप चाहते हैं कि ईरान पर शासन करने वाला उनकी पसंद का हो। दरअसल ईरान की राजनीति में सुप्रीम लीडर का पद सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इस पद पर लंबे समय तक अली खामेनेई रहे। 28 फरवरी को एयर स्ट्राइक में उनकी हत्या के बाद उनके उत्तराधिकार को लेकर चर्चा तेज हुई। नाम आया उनके बेटे मोस्तबा खामेनेई का। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के अगले सुप्रीम लीडर के चयन में अमेरिका की राय होनी चाहिए। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान में ऐसा नेता चुना जाता है जो पुरानी नीतियों को जारी रखेगा तो क्षेत्र में तनाव बना रहेगा। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि सुप्रीम लीडर का पद इतना शक्तिशाली है कि उसका फैसला पूरी तरह ईरान की आंतरिक व्यवस्था के तहत होता है। यही वजह है कि ट्रंप का बयान तेहरान में सीधी दखलंदाजी के तौर पर देखा जा रहा है। अब समझते हैं ईरान में सुप्रीम लीडर को चुने जाने की पूरी कहानी को। ईरान में सुप्रीम लीडर सबसे ऊपर होते हैं। उनके हाथ में अंतिम अधिकार होता है। सुप्रीम लीडर ही न्यायपालिका के प्रमुख यानी हेड ऑफ जुडिशरी की नियुक्ति करते हैं। यही न्यायपालिका प्रमुख आगे गार्डियन काउंसिल के कई सदस्यों की नियुक्ति में भूमिका निभाता है। गार्डियन काउंसिल चुनावी उम्मीदवारों की जांच करती है और संसद के अलावा राष्ट्रपति चुनाव की वैधता तय करती है। इसके साथ ही असेंबली ऑफ एक्सपर्ट नाम की संस्था होती है जिसके 88 सदस्य चुने जाते हैं और वही सुप्रीम लीडर का चुनाव करते हैं। यानी राष्ट्रपति और संसद चुनी हुई संस्थाएं हैं, लेकिन सत्ता का अंतिम नियंत्रण सुप्रीम लीडर के पास ही रहता है। ईरान में सुप्रीम लीडर की ताकत यही खत्म नहीं होती। संविधान के मुताबिक यही पद देश की सेना और रणनीतिक संस्थाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। यानी आईआरजीसी समेत
सैन्य बल सीधे सुप्रीम लीडर के अधीन रहते हैं। रक्षा नीति, परमाणु कार्यक्रम और विदेश नीति की अंतिम दिशा भी वही तय करता है। सुप्रीम लीडर ही युद्ध या शांति से जुड़े फैसलों को मंजूरी देता है और जरूरत पड़ने पर जनमत संग्रह कराने का अधिकार रखता है। इतना ही नहीं, अगर राष्ट्रपति देश के हितों के खिलाफ काम करता हुआ माना जाए तो उसे पद से हटाने की प्रक्रिया भी सुप्रीम लीडर की मंजूरी से ही आगे बढ़ती है। यानी तेहरान की असली सत्ता का केंद्र यही पद माना जाता है। इसलिए जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर सवाल उठाते हैं तो ये मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं रहता, ये सीधे ईरान की सत्ता, संप्रभुता और पश्चिम एशिया की आने वाली राजनीति से जुड़ा बड़ा टकराव बन जाता है। ईरान वॉर से दहशत में पाकिस्तान। पाकिस्तान को सता रहा है हमले का डर। क्या ईरान युद्ध इस्लामाबाद की तबाही का ट्रेलर है? ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल ने जिस जंग का आगाज किया है उसके साइड इफेक्ट की सबसे नई खबर पाकिस्तान से आई है, जहां ईरान में छिड़ी जंग की दहशत को साफ महसूस किया जा रहा है। ईरान में बढ़ते हमलों और तनाव के बीच पाकिस्तान के भीतर बेचैनी बढ़ गई है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और सियासी गलियारों में भी चिंता साफ दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी आशंका यही है कि अगर ये जंग और फैलती है तो उसका असर सीधे पाकिस्तान की सुरक्षा और स्थिरता पर पड़ सकता है। ये महज हवाई खबर नहीं है, बल्कि खुद अनहोनी आशंकाओं को पाकिस्तान ताकत दे रहा है। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुद इस खतरे को खुलकर बयां कर चुके हैं। आसिफ ने कहा कि ईरान में छिड़ी जंग पाकिस्तान की तबाही का ट्रेलर बन सकती है। उनका आरोप है कि इजराइल ने ईरान पर जबरन युद्ध थोपा है ताकि इसका असर पाकिस्तान की सीमाओं तक पहुंचे। आसिफ ने इसे ज़ायोनिज्म एजेंडा बताते हुए चेतावनी दी है कि इससे पूरे इलाके की रणनीतिक तस्वीर बदल सकती है। पाकिस्तान की इस दहशत के पीछे उसकी भौगोलिक स्थिति भी बड़ी वजह है। पाकिस्तान और ईरान के बीच करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जो बलूचिस्तान के बेहद संवेदनशील इलाके से गुजरती है। इस सीमा के दोनों तरफ पहले से ही उग्रवाद, तस्करी और अलगाववादी गतिविधियां मौजूद रही हैं। ऐसे में अगर ईरान में जंग और अस्थिरता बढ़ती है तो उसका सीधा असर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत पर पड़ सकता है। यही वजह है कि इस्लामाबाद को डर सता रहा है कि मिडिल ईस्ट की ये जंग उसके दरवाजे तक पहुंच सकती है। जानकार भी मानते हैं कि ईरान में हालात बिगड़ने से पाकिस्तान की सुरक्षा चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। लेकिन इस डर की कहानी ईरान और इजराइल तक नहीं है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को भी ऑपरेशन सिंदूर की चोट रह रह कर सता रही है। Today, trapped in the strategic short-sightedness, India's leaders said they are preparing for another war. As a lifelong advocate of regional peace, I would not recommend. Today, trapped in the strategic short-sightedness, India's leaders said they are preparing for another war. As a lifelong advocate of regional peace, I would not recommend. जाहिर है ईरान की जंग ने पाकिस्तान के भीतर सिर्फ सुरक्षा चिंता ही नहीं बढ़ाई है, बल्कि पूरे क्षेत्र में एक नए टकराव की आशंका को भी हवा दे दी है।